वेलकम बैक टू आवर चैनल आर एल लर्निंग क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सेकंड लॉ ऑफ मोशन, मतलब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, इससे पहले हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कवर कर लिया है, तो आज हम पढ़ने वाले क्या न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि यहाँ पे सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन लिखी है कि क्या क्या होता है, तो देखिए The second law of motion states that the rate of change of momentum of an object is directly proportional to the applied unbalanced force in the direction of force। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन का क्या स्टेटमेंट है कि जो मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो अनबैलेंस्ड फोर्स, जो ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और किसमें, फोर्स की डायरेक्शन में। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चेंज ऑफ मोमेंटम, अब किसी में भी अगर रेट लगा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जैसे लिखा है, तो क्या होगा, समय के साथ जो चेंजमेंट हो रहा है वो दिखाया जाएगा। ठीक है, और समय के साथ मतलब अपॉन में टी आ जाएगा। तो यहाँ पे यही लिखा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जो आपका स्टेटमेंट है मेन किन दो पॉइंट्स पे फोकस कर रहा है, एक रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दूसरा प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स। इन पॉइंट्स पे फोकस कर रहा है। तो आपको केवल ये तीन बातें याद रखनी, क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम of an object is directly proportional to the applied unbalanced force in the direction of force। अब फोर्स की डायरेक्शन तो होगी, आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें फोर्स में जो डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में वर्क करेगा। तो इसका प्रूफ कैसे होता है या मैथमेटिकल कैलकुलेशन कैसे होता है वो आप करने जा रहे हैं हम लोग। यहां पे करने के बाद आगे मैं दिखा दूंगा आगे क्या होगा। इफ एन ऑब्जेक्ट, हम एक सिचुएशन लेते हैं जिसमें किसी ऑब्जेक्ट का मास क्या है, m है, ठीक है, जो कि मूव कर रहा है एक इनिशियल वेलोसिटी किससे, u से, ये u लिखा है, जो कि मूव कर रहा है किससे, इनिशियल वेलोसिटी u से। इट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड टू v, मतलब इसमें इतना एक्सेलरेशन किया कि ये u से v पर पहुंच गया। ठीक है, अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो मतलब उसमें एक्सेलरेशन है। ठीक है, इट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड टू v बाय टाइम t, मतलब वो उसकी वेलोसिटी u से लेके v तक जा रही है, कितने टाइम में, t टाइम में, बाय द अप्लाइड फोर्स। और क्यों ये वेलोसिटी में चेंज क्यों हो रहा है, वेलोसिटी तो सेम होगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। तो वो क्या है, एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स F, ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स F, एक फोर्स लग रहा है F जिसकी वजह से वेलोसिटी v तक हो रही है चेंज। ठीक है, सो द इनिशियल मोमेंटम, अब जब मास m होगा और इनिशियल वेलोसिटी u होगी, मास m होगा और इनिशियल वेलोसिटी u होगी जब आपकी, तब इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, यहाँ पे ये होगा आपका p1। ठीक है, ये हम क्यों निकाले, पहले तो ये जानिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम में कितना चेंज हुआ, ये कैसे पता चलेगा, जब हमें शुरू का मोमेंटम और लास्ट का मोमेंटम पता हो। तो इनिशियल मोमेंटम क्या है, p1, जब वेलोसिटी u थी तब p1 mq था, और जब वेलोसिटी v हो गई तो मोमेंटम क्या होगा, p2, जिसकी वैल्यू क्या थी, m इंटू v। आपको पता है मोमेंटम इक्वल टू वेलोसिटी इंटू मास। ठीक है, तो t टाइम के बाद ये mv हो गया। अब चलिए आगे करके देखते हैं। p1 आपका क्या है, mu, ठीक है, और p2 मिल गया हमें। अब अगर इसमें चेंज निकालना है, चेंज इन मोमेंटम निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जो फाइनल मोमेंटम है उसको इनिशियल मोमेंटम क्या था उससे घटा देंगे, मतलब सब्ट्रैक्ट कर देंगे उसको। तो p2 माइनस p1 यहाँ पे लिख देंगे। चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख रहे हैं हम लोग क्योंकि हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, p2 माइनस p1, mv माइनस mu, p2 की वैल्यू mv और p1 की वैल्यू mu, क्योंकि u इनिशियल वेलोसिटी है इस वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे m कॉमन हो जाएगा, mv माइनस u, इतना समझ में आ गया होगा। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम निकाल लिया है, रेट अगर लगा दिया तो अपॉन में टी लग जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो हमारा स्टेटमेंट क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, ये हमारा स्टेटमेंट था। ठीक है, तो अब हम अप्लाइड फोर्स देखेंगे क्या होगा। अगर ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ है, तो यहाँ पे हम एफ लिख सकते हैं मोमेंटम की जगह। ओके, एफ लिख सकते हैं, तो एफ भी क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम बी माइनस यू अपॉन टी, इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन हटाना है तो कोई कांस्टेंट ऐड होना चाहिए। ठीक है, प्रोपोर्शनल का साइन हटाना है तो कोई कांस्टेंट ऐड होना चाहिए। हमने क्या कांस्टेंट लिया, के।
हमने के कांस्टेंट ऐड कर लिया। अब v माइनस यू कहां चला गया सोच रहे होंगे, तो मोशन की जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, फर्स्ट इक्वेशन जो थी उससे आपको पता है v माइनस यू अपॉन टी किसके इक्वल होता है, एक्सेलरेशन a के। और वो भी ना पता हो तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन से हमें क्या पता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो f इक्वल टू के एम ए, यहां तक हम लोग पहुंच गए। ठीक है, अब इस के कांस्टेंट को एलिमिनेट करना, चलिए देखते हैं कैसे एलिमिनेट होगा। ओके, तो देखिए ये हमारी इक्वेशन क्या बन गई, f इक्वल टू के डॉट एम ए, मतलब k मल्टीप्लाइड बाई एम ए। के जहां पे क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ओके, और m a क्या है आपको पता है, मास एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन क्यों है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही थी, v से u पे गई तो मतलब एक्सेलरेट हो रही है, तो एक्सेलरेशन होगा ही होगा। अब देखिए उसके आगे में क्या, के हमें एलिमिनेट करना, कैसे करेंगे, अगर हम फोर्स की वैल्यू 1 न्यूटन रखें और मास 1 केजी और एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो के की वैल्यू क्या निकल के आती है, 1। अब ये 1 वैल्यू हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो जब इक्वेशन 1 में के की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें फॉर्मूला क्या मिलेगा, F इक्वल टू एम ए। ठीक है, यहां से अगर हम फोर्स को डिफाइन करें तो क्या होगा, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, तो मतलब सेकंड लॉ ऑफ मोशन किस पे, सेकंड लॉ ऑफ मोशन से एक और स्टेटमेंट हमें क्या मिलता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यूनिट क्या होगी फोर्स की, यूनिट क्या होगी, मास की यूनिट हमारी क्या, केजी, और एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारी यूनिट क्या हो गई फोर्स की, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर न्यूटन, जिसे आप बहुत जनरली जानते भी हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं एक और स्टेटमेंट सेकंड लॉ ऑफ मोशन का। देखिए सेकंड लॉ ऑफ मोशन की एक और डेफिनेशन जो अलग से निकल के आ रही है वो क्या है, सो बाय द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू एक्सेलरेट इट। ठीक है, अगर किसी ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट किया जाता है तो उसमें जो फोर्स लगाना पड़ता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, उस ऑब्जेक्ट के मास के। ठीक है, सिंपल सा वे ये था कहने का। और अगर हम फोर्स को डिफाइन करना चाहे तो क्या, फोर्स इज द मास टाइम्स एक्सेलरेशन, मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन। मास टाइम्स का मतलब जितना मास होगा उतना ही टाइम एक्सेलरेशन का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इफ f इक्वल टू 0 सो a इक्वल टू 0, मतलब अगर कोई फोर्स नहीं लगेगा तो एक्सेलरेशन भी नहीं होगा, मतलब वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो वेलोसिटी सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, तब एक्सेलरेशन 0 होगा। मतलब हमें एक एक्सटर्नल फोर्स चाहिए ही होगा अगर हमें एक्सेलरेट करना है बॉडी को। तो F इक्वल टू एम से हमें ये इक्वेशन मिल गई। तो हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि हमें एक्सेलरेट करने के लिए बॉडी को क्या चाहिए होता है, फोर्स, और वो फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होता है, मास के। ठीक है, तो ये था न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसके जितने व्यूज हो सकते हैं वो सारे मैंने बता दिए हैं। ठीक, अगर आपको समझ में आया या अच्छी लगी हो हमारी वीडियो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।